बौद्ध धर्म का इतिहास का अध्ययन करो तो इतिहास का अध्ययन करने के बाद पता चलता है कि क्या बौद्ध धर्म किसी जातियों का धर्म है। तो बौद्ध धर्म किसी जाति का या जातियों का धर्म नहीं है। पहले तो ये बात हमको समझ में आनी चाहिए, किसी एक जाति विशेष का धर्म नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस धर्म का स्वीकार किया या जिस धर्म में धर्म परिवर्तन किया, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क, इस संगठन के द्वारा सिक्सवां राष्ट्रीय अधिवेशन आज नागपुर में हो रहा है। इस राष्ट्रीय अधिवेशन में जो विषय चर्चा करने के लिए रखे गए हैं वो विषय बहुत महत्वपूर्ण है। वो विषय है रामायण, दशरथ जातक और महाभारत का घत जातक कथाओं की चोरी करके लिखे हैं। एक चर्चा। दूसरा विषय है रामायण और महाभारत ग्रंथ, ये बौद्ध धर्म की प्रतिक्रिया में लिखे गए ग्रंथ है, वैचारिक विचार मंथन। तीसरा, आरएसएस जिस हिंदुत्व की बात कर रही है वो वास्तव में ब्राह्मणत्व है, एक चर्चा। चौथा है डीएनए आधारित मूल्यवासी राष्ट्रवाद के सामने विदेशी ब्राह्मण और उनका फर्जी राष्ट्रवाद हवा में उड़ जाए। ऐसे विषय चर्चा करने के लिए रखे गए। ये बहुत बड़ी बात है। ये सब्जेक्ट जो है वो सामान्य विषय नहीं है, चर्चा करने के लिए रखे गए हैं। बौद्ध धर्म का काम करने वाले बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के अलावा तमाम संगठन है देश भर में। मुझे नहीं लगता कि उनको इस देश में क्या करना है इसके बारे में उनको पता है। इस देश में करना क्या है, बहुत ज़्यादा उनको क्या पता है, बुद्ध वंदना करना है, इतना पता है। ये तो क्राउड का काम है। जो क्राउड है, जो भीड़ है, ये उनका काम है। ये जो आंदोलन का नेतृत्व करने वाले लोग हैं, ये उनका काम नहीं है। उनका काम भविष्य में बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के द्वारा क्या करना होगा, ये रास्ता तय करना उनका काम होना चाहिए। इस पर मंथन होना चाहिए। इस पर कोई सॉलिड, कोई ठोस उनके पास विचार होना चाहिए, ठोस कोई कार्यक्रम होना चाहिए। ऐसी कोई बात बुद्धिस्ट लोगों के नाम पर संगठित रूप से काम करने वाले जो लोग हैं, उनके पास ऐसी कोई विचारधारा, ऐसा कोई कार्यक्रम, ऐसा कोई ठोस कार्यक्रम उनके पास है, ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता। आज अगर हम गिनती कर ले
बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा धर्म परिवर्तन करने की बात को कितने साल हो गए? तो 56 और 2000 इसकी गिनती करो तो 44 साल होते हैं। 44 साल में और 23 साल मिलाओ तो 44 और 23, तो 40 में 23 मिलाओ तो 63 होते हैं, उसमें 4 मिलाओ तो 67 साल होते हैं, तो 67 साल हो गए। बहुत लंबा समय चला गया। इस लंबे समय में क्या करना चाहिए था? जो धर्मांतरित लोग हैं, जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया या बौद्ध धर्म के लोग हो गए, उन लोगों को क्या करना चाहिए था? बाबा साहब अम्बेडकर अगर ज़्यादा समय जीवित रहते तो फिर ये समस्या नहीं होती। इस समस्या का समाधान वो खुद ही कर लेते, वो रास्ता दिखा देते। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि हम लोगों को क्या करना होगा, क्या करना चाहिए। अगर बौद्ध धर्म का इतिहास का अध्ययन करो तो इतिहास का अध्ययन करने के बाद पता चलता है कि क्या बौद्ध धर्म किसी जातियों का धर्म है? तो बौद्ध धर्म किसी जाति का या जातियों का धर्म नहीं है। पहले तो ये बात हमको समझ में आनी चाहिए। किसी एक जाति विशेष का धर्म नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस धर्म का स्वीकार किया या जिस धर्म में धर्म परिवर्तन किया, वो धर्म जो है चरत भिक्कवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। चरत भिक्कवे चारिकं, तो इसका मतलब ये है कि बुद्धिज्म जो है ये बहुजनों की विचारधारा है, ये बहुजनों का धर्म है। तो धर्मांतर करने के 67 साल बाद ये धर्म बहुजनों का होना चाहिए, इसके लिए हमको कुछ करना चाहिए था। हमको कुछ करना चाहिए था। तो ये समीक्षा का विषय है कि इस दिशा में हमने कुछ किया, तो इसका जवाब नेगेटिव है, इसका जवाब पॉजिटिव नहीं है, इसका जवाब नेगेटिव है कि इस दिशा में हमने कुछ काम नहीं किया। इस दिशा में हम लोगों को काम करना होगा। इस दिशा में काम किए बगैर इस देश में जो ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर है, जो वर्ण व्यवस्था के द्वारा बनाया गया है, जो जाति व्यवस्था के आधार पर बनाया गया है, जो अस्पृश्यता के आधार पर बनाया गया है, जो आदिवासियों को सेग्रीगेट करने का काम करता है, जो शूद्रत्व पिछड़े वर्ग पर ओबीसी पर थोपने का काम करता है, महिलाओं को दास बनाने का काम करता है, बहिष्कृत जातियों को बहिष्कृत करने का, बहिष्कृत रखने का काम करता है। तो ये जो काम ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर करता है, ये सारे लोग बहुजन हैं और ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर के शिकार लोग हैं।
इससे पीड़ित है, ये सारे बहुजन इससे पीड़ित है। अगर सारे के सारे बहुजन इससे पीड़ित है तो ये सारे बहुजनों की दवा है, दिमागी रूप से एक दवा है। बुद्धिज्म एक दिमागी रूप से दवा है। और वो दवा केवल बुद्ध वंदना में नहीं है, वो बुद्धिज्म की विचारधारा में है। बुद्धिज्म का जो कार्यक्रम है, ठोस कार्यक्रम है, उसमें है। और अगर ऐसा है तो ये काम करने का काम संगठित रूप से किया जाना चाहिए था, मगर इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। इसके बारे में संगठित प्रयास होना चाहिए था। 67 साल में सबसे पहले क्या काम करना चाहिए था? सबसे पहले तो इस तरह का काम जो मूल निवासी बहुजन समाज के लोग हैं, उन लोगों को ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर ने शेड्यूल कास्ट के 1703 जाति के टुकड़ों में बांटा, आदिवासियों को 801 टुकड़ों में बांटा, पिछड़े वर्ग ओबीसी को 3743 जाति के टुकड़ों में बांटा, तीनों को मिलाकर 6247 जाति के टुकड़ों में बांटा। तो ये बटे हुए लोग नहीं है, ये बांटे हुए लोग है, ये ब्राह्मणों ने बांटे हुए लोग है। जब तक ये बात पक्के तौर पर हमें समझ में नहीं आती, तब तक हमें समझ में ही नहीं आएगा कि हमको करना क्या है। बीमारी तो मालूम होनी चाहिए ना पहले, इलाज तो उसके बाद का काम है। पहले तो बीमारी मालूम होनी चाहिए। बीमारी ही मालूम नहीं तो इलाज कहां से मालूम होगा? कोई भी डॉक्टर इलाज करता है, पहले बीमारी का डायग्नोसिस करता है, और बीमारी का डायग्नोसिस करने के बाद इलाज करता है। तो ये बात पहले जिन लोगों ने ये दवा ग्रहण की, मान लो आप लोगों ने दवा ग्रहण की, तो आप लोगों के पास दवा है ना। जिन्होंने दवा ग्रहण नहीं की उनके पास ये दवा है नहीं। आप लोगों ने दवा ग्रहण की, आप लोगों के पास दवा है, तो आप लोगों के पास दवा है तो बीमार को देना पड़ेगा। तो आपके पास दवा है तो आप दोगे तो मिलेगी। अब देने का काम किया क्या? दूसरे नंबर का काम। पहला क्या? आपने बीमारी को ही आइडेंटिफाई नहीं किया। बुद्धिज्म बहुजनों का धर्म है, मगर वो आज नहीं है। बुद्धिज्म बहुजनों का धर्म है, मगर वो आज नहीं है। नहीं है ये हमें मालूम होना चाहिए। क्यों नहीं है मालूम होना चाहिए, फिर हम लोग इलाज कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं, तब जा करके हमारा काम शुरू होगा। 67 साल में बहुत हो सकता है। केवल इतना सा सोचना था, इतना सा करना था, कर नहीं पाया। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर बुद्धिज्म बहुजनों का धर्म है और आज वो बहुजनों का नहीं है, ये मानना पड़ेगा। First you recognize the fact and then eliminate. First you recognize the fact. पहले सत्य को स्वीकार करना पड़ता है। अगर वो सत्य हमारे विपरीत है तो फिर उसका इलाज करना पड़ता है, मगर सत्य को पहले स्वीकार करना पड़ता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं,
सत्य का सामना करने की क्षमता ना होने की वजह से सत्य को स्वीकार ना करने का रास्ता अपनाते हैं. त्याला मराठीमध्ये पळ काढण्याचा मार्ग म्हणतात. पळणे, बीमारीपासून पळ काढणे. तो इससे चुनौती खत्म नहीं होती, चुनौती बरकरार रहती है. उसका इलाज किए बगैर वो बरकरार रहती है. जब तक उसका इलाज नहीं किया जाता वो चुनौती बरकरार रहती है. उसका विनाश करना पड़ता है, उसका समाधान करना पड़ता है, उसके लिए इलाज करना पड़ता है. 67 साल में एक काम करना चाहिए था. क्या करना चाहिए था? कि ये बहुजनों का धर्म था, अब नहीं है, वो होना चाहिए. कैसे होगा? कैसे होगा? तो उसका पहला जवाब है संगठित शक्ति से होगा. उसका पहला जवाब है संगठित शक्ति से होगा. फिर सवाल है संगठित शक्ति है नहीं, तो उसका जवाब है पहले संगठित शक्ति निर्माण करनी होगी. अगर आप सारे देश भर में संगठित शक्ति का निर्माण करते हो तो फिर बहुजनों को, आप जो बुद्धिज्म बहुजनों का धर्म है, 6247 जाति के लोगों का धर्म है, एक जाति का धर्म नहीं है, उसको बनाने लायक बन सकते हो तो पहले संगठित शक्ति का निर्माण करना होगा. अभी बीन ए संगठन आप लोगों ने बनाया तो बीन को लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए कि 10 साल में हम 6 लाख गांव में संगठन बनाएंगे. जब आप लक्ष्य निर्धारित करके काम करोगे, काम करने का एक तरीका है लक्ष्य निर्धारित करके काम करने का, टारगेट निर्धारित करके काम करने का, उद्देश्य निर्धारित करके काम करने का, और एक रास्ता है किसी प्रकार का उद्देश्य निर्धारित किए बगैर कार्य करते रहने का, निरुद्देश्य कार्य करते रहने का. ये पता ही नहीं चलता है हम लोग उद्देश्य को किस दिशा में कहाँ तक पहुंचे हैं, कितना हमने हासिल किया है, कितना हासिल करना बाकी है, पता ही नहीं चलता है. तो बहुत महत्वपूर्ण तरीका है उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को काम करना चाहिए. तो हमें संगठित शक्ति का निर्माण करना ये प्राथमिकता में पहले नंबर का काम होना चाहिए बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का. अगर आप भारत में बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का काम करते हो और 6 लाख गांव में संगठन खड़ा करते हो तो दुनिया में तमाम बुद्धिस्ट देश है आपको हर संभव मदद करने के लिए तैयार हो जाएंगे. आप लेने लायक तो हो, आप लोग वो मदद लेने लायक तो हो. तो ये महत्वपूर्ण बात हमारे दिमाग में आना चाहिए. हमारे लोगों का, जो बुद्धिस्ट लोग हैं उनका प्रशिक्षण होना चाहिए. उनका दिमाग जाति विरहित बनाया जाना चाहिए. उसको काशाय वस्त्र धारण करने की जरूरत नहीं है. दिमाग में जो जातिगत मानसिकता है उससे हमें अलग होना चाहिए और वो विचारधारा से संभव है. वो जब तक आप अपने आप को, अपने दिमाग को जातीय मानसिकता से अलग नहीं कर सकते हो, आप बुद्धिज्म का काम कैसे कर सकते हो? आप बुद्धिज्म का काम नहीं कर सकते. अगर आपकी मानसिकता जातीय मानसिकता से पीड़ित है तो आप तो खुद ही बीमार हो, आप काम नहीं कर सकते. तो पहले तो आपको जातीय मानसिकता की जो पीड़ित मानसिकता है उससे अपने आप को अलग करना होगा. और ये अलग करने के लिए पहले तो उन लोगों का
ट्रेनिंग देना चाहिए, उसकी मानसिकता में परिवर्तन करना चाहिए और फिर उसको ह्यूमन रिसोर्सेस में कन्वर्ट करना चाहिए। जब तक आप अपने आप को ह्यूमन रिसोर्सेस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो तब तक आप अपना राष्ट्रीय स्तर का बड़ा संगठन निर्माण नहीं कर सकते। अगर 6 लाख गांवों का संगठन आप निर्माण करते हो तो फिर आप बहुजनों को बुद्धिज्म समझा सकते हो। तो आप ऐसा कर सकते हो, ऐसा करना होगा। बुद्धा ने जब उस विचारधारा का प्रोपेगेंडा करना शुरू किया तो क्या भारत के लोग बुद्धिस्ट थे? नहीं थे। तो इसका मतलब है वो उनको बुद्धिस्ट बनाने के लिए भिक्षु संघ का निर्माण किया और भिक्षु संघ में लोगों को भर्ती करके उस काम को करने के लिए ह्यूमन रिसोर्सेस तैयार किया और उस ह्यूमन रिसोर्सेस को सारे देश भर में इस काम को करने के लिए प्रचार और प्रसार करने के लिए सारे देश भर में बुद्धा ने लोगों को भेजा और आसपास के देशों में भी भेजा। तब जाके परिवर्तन हुआ। तो मानसिक परिवर्तन पर, विचार परिवर्तन पर बुद्धा ने भिक्षु संघ के द्वारा राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम बनाकर कार्यक्रम चलाया। तो हमें मालूम होना चाहिए कि हमें करना क्या है। अगर हमें मालूम नहीं होगा हमें करना क्या है तो फिर हमारा समय केवल बर्बाद होता रहेगा। हर साल हम लोग नागपुर में आते रहेंगे और फिर साल के बाद दोबारा आते रहेंगे, फिर तीसरी बार आते रहेंगे और इसमें 365 दिन तक ऐसे हिलाते रहेंगे, हाथ हिलाते रहेंगे, हाथ हिलाते हुए जाएंगे, हाथ हिलाते हुए आएंगे, तो कुछ करेंगे। उससे क्या होगा? उससे तो कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहले संगठित शक्ति का निर्माण करना चाहिए। संगठित शक्ति के द्वारा प्रचारक निर्माण करने चाहिए। वो प्रचारक जातीय मानसिकता से मुक्त होने चाहिए। अगर वो जातीय मानसिकता से मुक्त होते हैं तो तमाम 6247 जाति के टुकड़ों में बांटे गए बहुजनों को जोड़ने का काम कर सकते हैं। जोड़ने का रसायन बुद्धिज्म के पास है, मगर वो आपको समझ में आएगा तो आपको उस रसायन का उपयोग और प्रयोग कर सकते हो। ये जातीय मानसिकता का बहुत गहराई से अध्ययन करना होगा और उसका इलाज बुद्धिज्म में है तो वो इलाज लागू करना होगा। तो प्रशिक्षित लोग ही ऐसा कर सकते हैं, अब कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए इस काम को करने का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। अगर इस काम को करने का लक्ष्य निर्धारित करके काम किया जाता है तब तो बदलाव होगा। बुद्धिज्म एक रेवोल्यूशन है, बुद्धिज्म एक क्रांति है, बुद्धिज्म एक बहुत बड़ा परिवर्तन करने का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है। उसके लिए उसमें काम करने वाले जो लोग हैं उनको ये मालूम होना चाहिए कि सारे दुनिया को बुद्धिज्म ने समता, स्वतंत्रता, समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, ये 4 चतुसूत्री का सिद्धांत दिया। यानी व्यक्ति के समूह में समता होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। स्वतंत्रता का मतलब है आपको विचार करने के लिए स्वतंत्र आपकी धारणा होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए विचार करने की, तो आप वैचारिक रूप से विचार करने लायक हो सकते हो। समता, स्वतंत्रता, बंधुता, ये लोगों को जोड़ने वाली धारणा होनी चाहिए आपके अंदर। समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, ये सभी लोगों को न्याय मिलना चाहिए और सभी लोग एक जैसा नहीं होते हैं। समाज में कुछ ताकतवर लोग होते हैं, कुछ कमजोर लोग होते हैं,
तो न्याय होना जरूरी होता है। वहाँ जब न्याय होता है तो ताकतवर लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए और कमजोर लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये न्याय का सिद्धांत आपको बताता है। तो ये वजह है जिसकी वजह से यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जो दुनिया का सरकार है ना, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ये दुनिया की सरकार है, ये सारे दुनिया की सरकार है। ये सारे दुनिया की सरकार ने ये बुद्धा का ये चतुसूत्री का सिद्धांत स्वीकार कर लिया। मुझे नहीं लगता आप लोगों को पता है, ये जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है उसने समता, स्वतंत्रता, अबंधुता और न्याय, ये चतुसूत्री का सिद्धांत यूनो ने स्वीकार कर लिया है कि सारे दुनिया में होना चाहिए। जो बुद्धा ने कहा वो दुनिया की जो सरकार है उसने उसको स्वीकार किया। इससे आप उसका महत्व समझ सकते हो, इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है ये चतुसूत्री का सिद्धांत जो है। तो इसलिए इसे लागू करना है। मान लो हमें भारत में लागू करना है और लागू करने के लिए आपके पास दो प्रकार की शक्ति होनी चाहिए, एक संगठन की शक्ति, एक सत्ता की शक्ति। संगठन की शक्ति होगी तो सत्ता की शक्ति हो सकती है। अगर सत्ता की शक्ति नहीं है तो संगठन के शक्ति के बल पर आप ये काम कर सकते हो। तो ये काम करने के लिए सबसे पहले प्रायोरिटी में, प्राथमिकता में संगठित शक्ति निर्माण करने का काम करना चाहिए। संगठित शक्ति निर्माण करने का जो काम है ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। बुद्धा ने बुद्धिज्म का प्रचार करने के पहले भिक्षु संघ बनाया। ये काम वो अकेले भी कर सकते थे, मगर उनको मालूम था वो इतना बड़ा काम अकेले नहीं कर सकते, इसलिए संघ बनाया और फिर संघ की शाखाओं को देश दुनिया में फैलाने के लिए सारे देश भर में अपने अनुयायियों को, भिक्षुओं को तैयार करके भेजा और फिर भिक्षु संघ राष्ट्रव्यापी बनाया। ये इतिहास हम लोगों को आज प्रेरणादायी है, इससे सीखने वाली बातें हैं। हमें कैसे करना होगा, तो बुद्ध ने कैसे किया उससे सीख सकते हैं। तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसा काम हम लोग कर सकते हैं और ऐसा काम हमको करना चाहिए। तो ये करने के लिए मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसा काम करने के लिए कोई दिक्कत है। बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क, मैं ऐसा मानता हूं, इसी मकसद के लिए बनाया गया है। ये यूनिक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका किसी संगठन के साथ कोई कंपेयर नहीं किया जा सकता। बाबा साहब आम्बेडकर ने बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया इस मकसद के लिए बनाया था। अगर वो काम करता तो बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क बनाने की जरूरत नहीं थी। वो काम नहीं कर रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है। आपको बाबा साहब आम्बेडकर जिस मकसद के लिए बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया नाम का जो संगठन बनाया था, उसी मकसद को पूरा करने के लिए बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क बनाया गया है। तो इसमें उपासक लोग बनाने होंगे। दूसरा, सबसे लोएस्ट स्तर पर उपासक बनाने होंगे, उसके ऊपर प्रचारक बनाने होंगे, उसके ऊपर भिक्षु बनाए जा सकते हैं, मगर इस मकसद के लिए, इस उद्देश्य के लिए। तो 10 साल का एजेंडा बनाकर काम करो। 10 साल में ये बहुत विशाल संगठन बन जाए। आपको मेरी तरफ से जो हेल्प चाहिए, जो मदद चाहिए,
वो सारी की सारी मदद हम करेंगे। हमारे पास जो बौद्धिक क्षमता है, हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल है, संगठन बनाने का हुनर है, और उसके लिए आपको जो भी संभव मदद चाहिए हर संभव मदद करेंगे। मैं ऐसा मानता हूँ कि इससे और ज़्यादा कहने की ज़रूरत है, ऐसा लगता नहीं है। अगर इतनी बात भी करो, बहुत ज़्यादा खिलाएं तो बदहजमी होने का भी खतरा होता है। उतना ही खिलाया जाना चाहिए जितना हजम हो जाए। हजम होगा तो ब्लड बनेगा, हजम होगा तो ब्लड बनेगा, खून बनेगा, खून बनेगा तो ताकत आएगी, ताकत आएगी तो आदमी काम करेगा। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। मैं आपको इतना पर्याप्त है। ये काम करने के लिए जो भी संभव आपको मदद चाहिए, वो सारी मदद, सारे देश भर में मदद आपको चाहिए, वो सब करने के लिए हम तैयार हैं। और आप लोग कितनी मदद हमारी ले सकते हैं वो आपके ऊपर निर्भर है। तो ये बात मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। क्योंकि मुझे दिल्ली जाना है, दिल्ली जाने के बाद चंडीगढ़ जाना है, चंडीगढ़ मीटिंग है, तो मुझे यहाँ से निकलना होगा। तो यहाँ से फिर 1 घंटा और एयरपोर्ट जाना होगा, फिर फ्लाइट पकड़ना होगा। तो मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा। इसलिए मैं पहले बोलने के लिए आप लोगों से समय मांगा। आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।